नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह घटना भी उसी वक्त की है जब मैं डीआईजी रेंज बरेली था। आज का जनपद है शाहजहांपुर और थाना है कांठ। बरेली से कोई 55-60 किलोमीटर दूर थाना कांठ पीलीभीत और बरेली का बॉर्डर का थाना है। 22 मई 2019 की बात है। सुबह कोई 7 साढ़े 7 बजे थाना क्षेत्र के गांव कंधार के रहने वाले रामचंद्र सन ऑफ दीना थाने पर आए। अपने साथ गांव के 2-4 लोगों को भी ले आए। थाना कार्यालय में उपस्थित सब इंस्पेक्टर को उन्होंने बताया कि मेरा बेटा 7 साल का रौनिक मेरे दामाद के साथ बाहर चारपाई पर सो रहा था। मेरे दामाद की सुबह करीब 4 साढ़े 4 बजे जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि रौनिक बिस्तर पर खटिया पर नहीं है। थोड़ी देर उन्होंने वेट किया, आसपास जाकर देखा कि शायद वो लघुशंका की वजह से कहीं गया हो। जब कुछ नहीं पता लगा तो उन्होंने भीतर आवाज लगाकर सबको जगाया और ये पूछा कि क्या रौनिक भीतर गया है। रौनिक भीतर नहीं था। पूरा परिवार बाहर आया, हल्ला किया, गांव वालों को जगाया कि रौनिक हो सकता है अगल बगल किसी यार दोस्त के यहां चला गया हो सोने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी देर में सबने अगल बगल बता दिया कि मेरे यहां नहीं है। सब लोगों के साथ मिलकर उसको ढूंढना शुरू किया। सुबह 5 साढ़े 5 बजे जब थोड़ा सा उजाला होने लगता है, मई का महीना था, आप समझ सकते हैं, मई में भीषण गर्मी थी और सुबह 5 सवा 5 बजे जो रोशनी है वो आने लगती है। पूरे गांव ने मिलकर ढूंढा तो घर से ही करीब 100 मीटर की दूरी पर गन्ने की एक खेत में उसकी बॉडी मिल गई। उसका शरीर भीगा हुआ था। ऐसा लग रहा था उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। मेरे बेटे का शव मौके पर है। एफआईआर लिख ली जाए और तत्काल मौके पर चल के आवश्यक कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इंस्पेक्टर उपेंद्र यादव मौके पर थाने पर मौजूद थे। थाना कार्यालय के लोगों ने फौरन उनको जगाया। उन्होंने आके बातचीत की, खुद फोर्स को तैयार किया, गाड़ी को तैयार किया। जो वो तहरीर लेके आए थे उस पर एफआईआर करने के आदेश कर दिए। थाना कार्यालय में एफआईआर लिखी जाने लगी। बाकी जो एसओपी होती है एफआईआर करते समय, कंट्रोल रूम को बताना, डॉग स्क्वाड, सर्विलांस, फॉरेंसिक, क्राइम ब्रांच और सभी संबंधित सीनियर अधिकारियों को बताने का काम थाने से कंट्रोल रूम के माध्यम से किया जाने लगा। इसी बीच एफआईआर पूरी लिख ली गई और क्राइम नंबर 289/19 धारा 302 पर अपराध पंजीकृत कर लिया गया। जो तहरीर दी गई थी उसमें धारा 302 का अपराध बनता था। इंस्पेक्टर उपेंद्र यादव अपनी पूरी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। सवेरे सवेरे का वाकया है। मैं बार बार बता चुका हूं कि जब भी किसी बच्चे के साथ इस तरह की कोई घटना या दुर्घटना होती है तो लोग फौरन उसे अपने आप से एसोसिएट कर लेते हैं। सभी के घर में इस उम्र के बच्चे जरूर होते हैं, खुद के हों या उनके बच्चों के बच्चे हों। और हुआ भी यही, सारे लोग मौके पर भीड़ लगाकर पहुंच गए।
सीन ऑफ क्राइम डिस्टर्ब हो गया। इंस्पेक्टर ने पहुंचते ही येलो टेप लगाकर सीन ऑफ क्राइम को सिक्योर किया। मुख्यालय से बार बार रिक्वेस्ट की कि जल्दी से डॉग स्क्वाड और बाकी चीजें भेज दी जाएं। भीड़ यहां पर बढ़ रही है। डॉग स्क्वाड आया। उसने सिर्फ इतनी मदद की कि वो गांव तक गया और गांव से वापस आया। सिर्फ इतने से ये पता लगा कि जो कोई भी अपराधी है, जिस किसी ने ये किया है, जो कोई हत्यारा है, वो गांव से ही आया है और गांव को ही चला गया है। कहीं बाहर से आने या घटना करने के बाद कहीं बाहर जाने की कोई बात डॉग के इस मूवमेंट से नहीं पता लग रही थी। फॉरेंसिक वालों ने भी अपना काम किया। हालांकि मौके पर कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने जो वहाँ पे फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ, फुटप्रिंट, जो आसपास के टूटे हुए पत्ते थे गन्ने के, हालांकि संघर्ष के उतने निशान नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई 1 या 2 आदमी मौके पर गए होंगे और इसे वहाँ पर फेंका गया होगा। मृतक के घर वालों के नंबर, जिस किसी से इनकी रंजिश या कोई विवाद था, छोटा मोटा भी था, उनके नंबर क्राइम ब्रांच वालों ने गांव में घूमकर पता किया और वो सारे नंबर लेकर क्राइम ब्रांच वापस मुख्यालय, शाहजहांपुर जिला मुख्यालय वापस चली गई। घटनास्थल की सेल आईडी और बीटीएस, ये सब चीजें क्राइम सर्विलांस वालों ने इकट्ठा कर ली। जल्दी से उनको फोन के माध्यम से ही संबंधित मोबाइल ऑपरेटर्स को भेजकर, और जो संभावित समय था, उनके बड़े दामाद ने जो बताया था, उनके बड़े दामाद का नाम सत्येंद्र था। सत्येंद्र ने जब उसकी आंख खुली थी 4 बजे के आसपास, जब वो नहीं मिला तब उसने बताया, और जब सोया था करीब 9:30 बजे के आसपास तो वो भी बताया। यानी घटना का समय रात में 9:30 बजे से और सुबह 3:30-4 बजे के बीच का होना चाहिए। उस बीच के सारे डाटा मंगाए गए। मैं बता चुका हूं कि काफ़ी वक्त लगता है, और वो भी किसी स्पेसिफिक टाइम का नहीं, बल्कि उस टाइम को इंक्लूड करते हुए 24 घंटे का डाटा हमेशा सर्विस प्रोवाइडर यानी मोबाइल कंपनी दे दिया करती है। लाश का पंचायतनामा भरा गया। गले पर स्पष्ट चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। बॉडी को सील की गई। सुबह की बात थी, 12-1 बजे तक बॉडी सील हो गई और उसे जिला मुख्यालय शाहजहांपुर, जहां पर चीड़ घर यानी पोस्टमार्टम हाउस यानी शव विच्छेदन गृह, वहां के लिए भेज दिया गया। टाइम से शव पहुंच गया, शाम तक उसका पोस्टमार्टम भी हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी रात तक थाने पर आ गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ थ्रॉटलिंग, यानी गला दबाने के कारण सांस की रुकावट या अवरोध की वजह से मृत्यु का होना पाया गया। मौत का समय जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था वो 1 दिन पुराना, विद इन अ डे, 24 घंटे के भीतर। बात बिल्कुल सही थी एफआईआर में जो लिखाई गई, और जो रामचंद्र के दामाद सत्येंद्र ने बताया था उसी के हिसाब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का समय पाया गया। अब विवेचना का समय आ गया। उपेंद्र यादव अपनी पूरी टीम, सर्विलांस वालों को भी बुला लिया, क्राइम ब्रांच वालों को बुला लिया और पहुंच गए गांव में, गांव कंधार। सबसे पहले उन्होंने वादी के घर वालों का बयान, ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों, लेना शुरू किया। पर्पज उस समय सिर्फ ये होता है कि अगर कोई विवाद है, कोई झगड़ा है, पैसे का कोई लेन देन है, किसी से और कोई विवाद है, घरेलू हिंसा की कोई बात है, ताकि विवेचना को आगे बढ़ाया जा सके। काफी मशक्कत करने के बाद भी कोई बात
समझ में नहीं आई, किसी तरह का विवाद नहीं समझ में आया, किसी तरह की बात समझ में नहीं आई, कोई उन लोगों का झगड़ा नहीं था, जमीन का कोई मतलब नहीं था। शाम तक तमाम मशक्क़त के बाद गांव वालों ने इस सिलसिले में कुछ बताया नहीं। गांव वालों ने कहा कि नहीं साहब, बहुत भला परिवार है, सीधा परिवार है, इन लोगों का किसी से कोई लेना देना नहीं है। शाम तक वो पूरी टीम फिर वापस थाने पर आ गई, खाली हाथ। आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। सर्विलांस वालों से बताया गया कि जैसे कुछ लोग होते हैं कान में ले जाके, साहब ये भी देख लीजिए, साहब वो भी देख लीजिए। जो मुंह लगे लोग होते हैं वो जिस स्तर के होते हैं, अगर बीट के कांस्टेबल के मुंह लगे होते हैं तो उनके कान में बताएंगे, बीट के दरोगा के स्तर के होते हैं उनके कान में बताएंगे, या वहाँ पर ये पता होने पर कि यहाँ पर एसपी साहब या एसपी रूरल आए हुए हैं तो उनके कान में बताते हैं, साहब ये भी देख लीजिए, साहब वो भी देख लीजिए, गांव में ऐसी मरमरिंग है। छोटी मोटी सूचना जिस किसी को मिली उन सबको वेरीफाई किया गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। धीरे धीरे 1 महीने से ऊपर हो गए। बच्चा छोटा था। दबाव के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं कि किस तरह का दबाव इस प्रकार के प्रकरण में पुलिस पर होता है। वरिष्ठ अधिकारियों का भी दबाव, क्योंकि फोन सबके पास है। हर थाने पे सारे सीनियर डीजी से लेके और थानेदार तक के नंबर बाहर बोर्ड पर डिस्प्ले किए होते हैं। तमाम लोगों ने एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर को बताया, तमाम ने डीजीपी को बताया, तमाम ने हमको बताया। जितने सीनियर अफसर्स थे उन सबको बताया गया कि साहब देखिए 1 महीना हो गया, छोटे से मासूम बच्चे की हत्या हुई, पुलिस कुछ कर नहीं रही है। ये कभी कोई नहीं बताता कि साहब पुलिस ने बहुत प्रयास किया है लेकिन अभी तक कुछ निकला नहीं है। सब यही कहते हैं कि साहब पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी है, पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं, साहब दूसरे ज़िले की फोर्स लगा दी जाए, साहब इसमें लखनऊ की एक्सपर्ट टीम लगा दी जाए। इस तरह की बातें लोग नाना प्रकार की करते रहते हैं। और बात भी सही थी। 1.5 महीने तक गुजर गए लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। इस बीच में सीन ऑफ क्राइम को रिविजिट करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को कहा गया। गए भी वो लोग, फिर से नए सिरे से शुरू किया, नए सिरे से बयान लेने शुरू किए। सर्किल ऑफिसर जो डीएसपी इंचार्ज थे, एसपी रूरल ने बिल्कुल स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश कहा जाता है, ताकि कोई अगर किसी के मन में कोई दुराभाव है, कोई किसी के मन में किसी के प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर है तो वो न रहे। नए सिरे से पूरी जांच की गई, डॉग स्क्वाड को फिर से बुलाया गया, पूरी परेड कराई गई, लेकिन नतीजा वही 0। पुलिस कहीं नहीं पहुंच रही थी। एसपी शाहजहांपुर चेन्नप्पा ने फिर जब बहुत दबाव हुआ तो फिर से सभी पूरी टीम को, थाने के इंस्पेक्टर को, आईओ को, सर्विलांस को, डॉग स्क्वाड को, एसपीआरए को, सीओ जो कांट थे उनको, इन सब को बुलाया कि केस डायरीज लेकर आइए और इसके विवेचना की प्रगति बताइए। बारीकी से एक एक चीज को देखा गया। पुलिस ने मेहनत की थी लेकिन भाग्य पुलिस का साथ नहीं दे रहा था और अभी तक कहीं किसी दिशा में हम बढ़ नहीं पा रहे थे। ये कहा गया कि आप क्राइम ब्रांच के लोगों को सादे में और थाने के लोगों को सादे में, और जो अच्छे सिपाही हैं, सुरागरश सिपाही जिनको कहते हैं, पतारसी और सुरागरशी में बहुत ही बेमेल, बहुत ही अच्छे और बहुत उत्कृष्ट कार्य करने वाले सिपाही भी हर थाने पर या हर ज़िले में मौजूद होते हैं। किसी परेशानी में, किसी इमरजेंसी में उनकी सेवाएं ली जाती हैं। ये चिन्हित सिपाही होते हैं। वहाँ तुरंत लोगों ने बताया कि साहब फला 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 सिपाही को गांव में भेजिए, ये बहुत अच्छा सुरागरश है, ये बहुत अच्छा पतारश है। उन सिपाहियों को भी लगाया गया। उन्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया गया।
और यह कहा गया कि उस गांव को आप लोग अपने अपने हिसाब से बांट लें। 20 घर 25 घर को एक आदमी देखे, 20-25 घर को एक आदमी देखे, कोई न कोई बात, चूंकि गांव के भीतर की बात है, डॉग स्क्वाड ने हत्यारे का मूवमेंट बताया है, तो गांव में ही बात निकलनी चाहिए। तीन ही 4 दिन बाद एक सूचना आ गई। ये बताया गया, मुखबिर ने जो टीमें लगाई गई थी पता रसी सुराग रसी में, उसमें जिससे संपर्क किया गया, जिस मुखबिर से, उसने कहा साहब एक आदमी गांव से घटना के दिन से गायब है। वैसे तो वो दिल्ली में काम करता है, लेकिन घटना के दिन वो दिखाई दिया था और उसके अगले दिन से फिर गायब है। घर वाले यही बताते हैं कि साहब वो पैसा देने के लिए घर पर आया था, एक दिन रुका था और फिर वापस दिल्ली चला गया। दिल्ली में किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में वो काम करता है। उसके गांव में ना होने के बारे में उसके परिवार ने एक ही तरह की बात बताई कि हाँ साहब आया था, घर में पैसों की ज़रूरत थी, पैसा दिया, और चूंकि काम इस समय बहुत है, मई जून में सबसे अधिक दुकानदारी इसकी होती है, तो लिहाजा वो फिर से वापस मालिक ने उसे बुला लिया और वो चला गया। उसका नंबर उसके परिवार से लेके इंस्पेक्टर उपेंद्र यादव ने उससे बात की, फोन पर मिल गया। उपेंद्र यादव ने कहा कि तुम्हें यहां पर थाने पर आना होगा, अभी चल दीजिए, कल तक परसों तक आप आ जाइए। 4-5 दिन हो गए लेकिन वो नहीं आया, मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया। यहीं से पुलिस को शंका शुरू हुई। एक दिन के लिए आया था, किसी काम से आया था, चला गया, क्यों नहीं आ रहा है, मोबाइल क्यों बंद कर लिया? सर्विलांस वालों को लगाया गया। मोबाइल बंद होने के पहले जिन जिन नंबर पे कन्वर्सेशन हुआ था वो सब लिसनिंग वॉच पे लगाए गए। और घटना के लगभग 2 महीने बाद 26 जुलाई को, यह घटना है 22 मई की, 26 जुलाई को पुलिस ने इसे दिल्ली में पकड़ लिया। इसे लेकर थाने पर पूछताछ के लिए आई। पहली बात तो ये कि तुमने फोन क्यों बंद किया, तुमने आने को कहा, क्यों मुकर गए, क्यों नहीं आए? अगर तुम बिल्कुल सही थे तो ऐसा व्यवहार तुम्हारा कुछ दूसरी तरफ इशारा करता है। उसने 100 बहाने बताए, फोन गिर गया था, फलानी जगह था, बनने को दे दिया था, अब तक नहीं मिला, इस तरह की बातें। फिर जो होना था वही हुआ, बिना उसके कोई बात जुबान पे कभी सरस्वती आती नहीं है जब तक थोड़ा शरीर को गर्म नहीं किया जाता। अच्छी वाली, बहुत अच्छी वाली, बहुत बहुत अच्छी वाली, सत्य बोलक, फिर झटका, थोड़ी देर बाद वो टूटने लगा। उसने जो बात बताई वो हैरान करने वाली थी, और 2 महीने तक न तो गांव के किसी व्यक्ति ने बताई, न घर के किसी व्यक्ति ने बताई। उसने बताया कि वादी मुकदमा जिसका बेटा मारा गया है, उसकी एक बेटी है जिसका नाम मुनीश है। मेरे और मुनीश के संबंध हैं, और वाकया करीबन 3-4 महीने पहले का है। हम दोनों किसी खेत में मिले, पता नहीं कहां से ये मृतक लड़का भी पीछे पीछे आ गया। इसने हम लोगों को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। वहां से सीधे भागकर इसने अपनी मां को बताया। थोड़ी देर में मुनीश भी आ गई, मृतक की बहन, वादी की बेटी।
माँ ने उसे बहुत डांटा। माँ से वो यही कहती रही, झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। माँ ने कहा, मैं अभी उसके घर भी जाती हूँ। बदन नाम था उस लड़के का जो गायब था। बदन पुत्र मुन्ना गांव का ही रहने वाला था। अभी मैं तुम्हारे बाप को लेके उसके यहाँ जाती हूँ और उससे पूछती हूँ उसकी कैसे हिम्मत पड़ी। और दोनों लोग वहां से घर से निकले भी, लेकिन वो घर पे नहीं मिला। बदन ने आगे बताया कि मुझे फ़ोन से ही मुनीश ने बता दिया था कि मेरे माँ बाप तुम्हारे घर पहुँच रहे हैं। मैं वहाँ से निकला, सीधे शहर पर आया, गाड़ी पकड़ी और दिल्ली चला गया। मैं लौटा ही नहीं उसके बाद। मेरी लेकिन फ़ोन से बराबर बात होती रही। फिर उसने बताया कि वहाँ पर जहाँ वो रहता था, पुरानी दिल्ली के जिस इलाके में, वहाँ कोई झोला छाप डॉक्टर था। डॉक्टर से संपर्क किया कि बेहोश करने वाली कौन सी दवा हो सकती है। वो जो सुंघाया जाता है, फिल्मों में बताया गया है, देखा है उसने, वो सुंघाने वाली दवा कहाँ मिलेगी। डॉक्टर ने कहा कि देखो, वो दवा अब बहुत ज़्यादा चलन में नहीं है, जिसको क्लोरोफॉर्म कहते थे, क्योंकि अब सुन्न करने के लिए तमाम इंजेक्शन आ गए हैं। तुम्हें इंजेक्शन की ज़रूरत हो, इंजेक्शन हम दिला देंगे। उसने कहा, नहीं नहीं, इंजेक्शन की नहीं, जो दूर से सुंघाया जा सके, हमें वो वाली दवा चाहिए। चूंकि उस झोला छाप से इसकी अच्छी मित्रता थी, उसने कहा, अच्छा ठीक है, हम कोशिश करते हैं। वो बहुत कम इस्तेमाल होती है, लेकिन गांव के जो दूसरे इसी तरह के झोला छाप डॉक्टर हैं, कभी कभी बड़े जख्म को सिलने के लिए या बड़े फोड़े फुंसी को चीरने के लिए वो इस एनेस्थीसिया का, इस क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अब ये स्पेशलाइज्ड लोग करते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बेहोश करने का काम केवल स्पेशलाइज्ड डॉक्टर करते हैं, सारे डॉक्टर नहीं करते। कौन सी दवा कितनी मात्रा में दी जाए कि वो बेहोश रहे और काम होने तक बेहोश रहे, कहीं बीच में होश में ना आ जाए या कहीं ज़्यादा बेहोश होकर मर ना जाए। बात बदन की समझ में आ गई। उसने कहा, कहीं से भी इंतज़ाम करो, हमें वो क्लोरोफॉर्म चाहिए। पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक के पास दवाओं की बड़ी मंडी है, जहां पर थोक चीज़ें इस तरह की मिला करती हैं। बहरहाल वो क्वैक था, झोला छाप डॉक्टर था। उसने कहीं से इंतज़ाम करके इसको एक कफ सिरप की किसी छोटी शीशी में 15, 20, 50 ml, जो 25 ml जो भी हो, वो क्लोरोफॉर्म का इंतज़ाम कर दिया। इसने फौरन मुनीश को बताया कि मैंने क्लोरोफॉर्म का इंतज़ाम कर लिया है, मैं आके तुम्हें दे दूंगा। किसी कपड़े में या रुमाल में ये 5 बूंद डाल के उसको नाक के ऊपर करीब 1 इंच दूर रख देना, तो उससे बेहोश हो जाएंगे तुम्हारे माँ बाप। फिर कुंडी खोल देना, हम भीतर आ जाएंगे। मुनीश ने कहा, बिल्कुल ठीक है। उसने सारी बात बताई कि इसको नाक के बहुत नज़दीक मत ले जाना, ज़्यादा मात्रा मत लेना, इस तरह की बातें जो उसने अपने मित्र झोला छाप डॉक्टर से बात की थी, वो सारा ज्ञान उसने टेलीफोन पे मुनीश को दे दिया। उसी दिन सवेरे वो आया। फोन पर बात होती रही। कि घर वाले सोए कि नहीं सोए। पर्पस ये था कि वो जो शीशी है जिसमें वो क्लोरोफॉर्म लाया है, वो उसको दे दिया जाए। उसी समय ये बात हुई कि जब ये दोनों बात कर रहे थे, तो ये बात सर्विलांस वालों को क्यों नहीं पता लगी। सीडीआर सारी मिली थी, क्यों नहीं पता लगी। सर्विलांस वालों ने ये बताया कि साहब, इसने दूसरा सिम, दूसरा मोबाइल ले लिया था, वो सिंपल वाला मोबाइल जो कीपैड वाला होता है, और उसी का एक सिम और एक मोबाइल लड़के के पास था। इसका नंबर जो सबको पता था, जो हम लोगों को दिया गया था, उसमें इस लड़के से कोई बात नहीं हुई है। उसकी आईएमआई भी रन कराई गई थी, उस हैंडसेट पे कोई दूसरा सिम भी नहीं चला था, लेकिन दूसरे सिम होने की जानकारी किसी ने नहीं दी।
इसीलिए बदन का नंबर कभी नहीं आया। जब उसने कहा कि मेरी बराबर बात होती रही, मैं घर से चला फ़ोन से बात करके कि मैं वो शीशी लेके आ रहा हूँ, तुम दरवाज़ा खोल देना, मैं शीशी तुमको दे दूँगा। फिर उसके बाद जब भी तुम्हें मौका मिले, जब तुम्हारे माँ-बाप घर में हों, उसी समय ये जब वो सो जाएँ, तो किसी छोटे कपड़े में इसको आधी चम्मच डाल के और उसको नाक के पास दूर से ही सूँघा देना, थोड़ी देर में वो लोग बेहोश हो जाएँगे। जब वो शीशी लेकर पहुँचा, तो उसने देखा कि बाहर रौनिक और उसका बहनोई सो रहा है। उसने कहा कि ओहो! ये भी मिल गया, बाहर ही मिल गया। इसी ने हमारी ज़िंदगी नरक कर दी, लोगों को पता लग गया, मुझे दिल्ली भागना पड़ा। उसने अपने अंगोछे में जो वो सिर में लपेटने वाला या गले में रखने वाला अंगोछा होता है, उसके एक किनारे पर थोड़ा-सा क्लोरोफॉर्म डाल के और धीरे से उसके नाक के पास लगाया। 2-4 मिनट बाद उसका रिएक्शन देखने के लिए उसको हिलाया-डुलाया। खुश हुआ कि ये दवा बहुत बढ़िया है, असर कर गई, ये बेहोश हो गया। उसकी शीशी फौरन उसने अपनी जेब में रख ली। लेकिन इसी बीच उसका शैतान जाग गया कि जब ये बेहोश हो ही गया है तो अपना काम कर लेना चाहिए। उसे गोद में उठाया और गन्ने की खेत की तरफ ले गया। गन्ने के खेत के बीच में ले जाकर उसका बुरी तरह से गला दबा दिया। तब तक गला दबाया जब तक वो मर नहीं गया। वहां से निकलकर वो सीधे फिर घर में गया। मुनीश ने दरवाजा खोल दिया था और वो क्लोरोफॉर्म उसको दे दिया। उसको ये नहीं बताया कि मैंने किया क्या है। इसने बताया कि मैं जानता था कि सुबह अपने आप पता लग जाएगा। और फिर मैं वहां से सीधे सवेरे सवेरे ही दिल्ली के लिए चला गया। घर वालों को बताया कि बहुत इमरजेंसी आ गई, मालिक ने फ़ोन किया था, इस समय सीज़न चल रहा है, मुझे जाना है, और वो चला गया। क्लोरोफॉर्म की उस शीशी को बरामद करने के लिए फोर्स भेजी गई। मुनीश को थाने पर बुलाया गया। उसने बताया कि हाँ, बिल्कुल सही बात है, शीशी दी थी, मुझे अंदाज लग गया कि इसी ने मेरे भाई को मारा है। मैंने वो शीशी तोड़ के और उसे नाली में फेंक दी है। शीशी के टुकड़े बरामद करने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत ढेर सारी चीज़ें वहाँ पे थीं जिसमें ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो रहा था कि क्लोरोफॉर्म किस में रहा होगा। वैसे भी वो इवेपरेट करने वाला केमिकल है, इवेपरेट कर गया होगा, जरा सा भी ट्रेसेस क्लोरोफॉर्म के नहीं मिले, जिससे ये साबित हो कि इस शीशी में क्लोरोफॉर्म था और इसे दिया गया था। बदन पुत्र मुन्ना लाल के इस स्वीकारोक्ति के बाद 27 जुलाई 2019 को उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। सारे एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस, बाकी चीज़ों के साथ बीस अगस्त को चार्जशीट नंबर 357/19 संबंधित न्यायालय को भेज दिया गया। आज की घटना।
कल की घटना पे किसी ने एक कमेंट लिखा था कि साहब आपने इस बार इस घटना में जिसमें वो शव अपने कमरे के नीचे दबा दिया था और 4 महीने बाद शव निकाला गया था, उसमें डॉग स्क्वाड का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। मैंने किसी को जवाब में लिखा भी है, मैं बता दूं कि देखिए, जब ये पता लगाना मुश्किल होता है कि किसने हत्या की है, तब हम डॉग का जरूर प्रयोग करते हैं ताकि वो वहां तक पहुंच सके। जब उस महिला के घर में उसके कमरे के भीतर पक्की फर्श को तोड़ के जो गायब गुमशुदा बच्चा था उसकी लाश निकाल ली गई, और वैसे भी 4 महीने में कुछ ना ह्यूमन स्मेल मिलनी थी, ना वहां किसी के आने की जाने की स्मेल मिलनी थी। ऐसा नहीं है कि डॉग स्क्वाड नहीं आया था, क्योंकि वो फॉर्मेलिटी है, पूरी करनी थी। आया और उसने ये रीजंस लिख दिए कि साहब 4 महीने पुराना है, ऊपर से सील किया हुआ है, नीचे से बॉडी सड़ गई है, सिर्फ कंकाल उसमें है, किसी तरह की स्मेल मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, इसलिए इसमें कुछ नहीं मिल सकता। आज की घटना में किसी लड़की के पीछे कोई इतना पागल हो कि लड़की के अलावा पूरे परिवार का नुकसान करने की सोच रखता हो, आज की घटना में हत्यारा इसी सोच का था, लड़की को छोड़ के सबको बर्बाद कर देना है। पहले तो पूरे परिवार को क्लोरोफॉर्म सुंघा के और लड़की से मिलने की इच्छा उसकी। क्लोरोफॉर्म कौन सुंघाता? वो लड़की सुंघाती, कम ज्यादा हो जाता, मर जाते लोग, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। सिफत यह कि सारी योजना उसने जो बनाई थी वो लड़की से शेयर की थी, लेकिन लड़की ने किसी भी स्तर पर कभी मना नहीं किया। दूसरा, जब लड़की को हत्यारे के साथ बच्चे ने देखा था और उसकी मां को बताया था, तब भी उसी लड़की ने उसको फोन करके बताया कि निकल जाओ, मां बाप जा रहे हैं शिकायत करने, और वो दिल्ली भाग गया। मां बाप के लिए जब क्लोरोफॉर्म का जुगाड़ किया उसने, तब भी ये बात उसने मुनीश यानी लड़की से शेयर की, और तब भी लड़की ने मना नहीं किया। जब उसने देख लिया कि ये लड़का जिसकी वजह से मुझे दिल्ली भाग जाना पड़ा, जिसकी वजह से मैं उससे मिल नहीं पा रहा हूं, जिसकी वजह से 2-4 लोगों को इसके बारे में पता लग गया, वो सामने है, तो क्यों नहीं इसी पर टेस्ट कर लिया जाए। टेस्ट किया, और इसी बीच में उसका शैतान, जैसा मैंने पहले कहा, जाग गया कि इसको ख़त्म ही कर दो, ये हमारा दुश्मन नंबर 1 है। छोटे से बच्चे, 7 साल की नन्ही सी जान, और उसने यही किया, बच्चे को मार दिया। इसी प्रसंगवश मैं एक व्यक्ति का जिक्र करूंगा। मेरे इंस्पेक्टर साहब थे जगदीश राय, उनका देहांत हो गया। गाजीपुर जिले के रहने वाले थे, घोर पूरब के रहने वाले। वो मेरे साथ थानों में इंस्पेक्टर रहे, जौनपुर में भी और थोड़े समय के लिए आजमगढ़ में भी। जब भी थाने में लड़कियों से संबंधित इस तरह की वारदात आती थी, थाने पर कोई सूचना लेके ऐसा मेरी लड़की भाग गई, फलां के साथ भाग गई, मुकदमा लिखते थे, और जब सवेरे ब्रीफ करते थे तो ये बताने में वो कभी नहीं चूके कि देखिए साहब, पुराने लोग जो कह गए हैं वो गलत नहीं कह गए हैं, बहुत ठोक बजा के कह गए हैं, एक्सपीरियंस से कह गए हैं, पढ़े लिखे जरूर नहीं थे लेकिन गढ़े बहुत थे, समाज को अच्छी तरह से समझते थे। और वो 2 लाइनें भोजपुरी की हमेशा बताया करते थे कि खेती बेटी नित्य गाय, खेती बेटी नित्य गाय, जे ना देखे ते कर जाए। मैंने पूछा रहा साहब इसका क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा साहब, जो अपनी खेती को, अपनी बेटी को, और गाय का मतलब जानवरों को, जो गाय भैंस बकरी जो भी पालते हैं, अगर इस पर प्रतिदिन निगाह नहीं रखता तो ये तीनों ही चीजें नष्ट हो जाती हैं। देखिए साहब, मैं आपको बता रहा था ना, देखिए लड़की भाग गई, माँ बाप की गलती है।
और वो नारी स्वतंत्रता के बहुत खिलाफ थे। जब भी घटना होती थी तो वो उलाहना दे, देखिए साहब आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग अधिकारी हैं और साहब स्वतंत्रता होनी चाहिए और फलाना, देख लीजिए साहब क्या हो रहा है। जब भी वो सुबह या शाम को क्राइम के बारे में ब्रीफ करते थे, क्योंकि मैं उनका फर्स्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर था, सर्किल ऑफिसर, तो जब भी वो 354 यानी छेड़खानी की घटना, 364 यानी भगा ले जाने की घटना, और कभी कभी 376 की जब ब्रीफिंग करते थे, साहब इस तरह से आया है, एक मुकदमा लिखना पड़ा मुझे, फलाना था ठिकाना था, तो कहते देखिए साहब मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जिम स्वतंत्र होई बिगड़ई नारी, ये भी उन्हीं का सुनाया हुआ है कि साहब देखिए वेदों पुराणों में भी लिखा हुआ है। अब पता नहीं कहां से कोट करते थे, मुझे नहीं पता, कि जहां आपने स्वतंत्र किया नारी को वो बिगड़ जाएगी, ये उनका कहना है। मुझे उनकी बहुत ढेर सारी बातें याद आती रहती हैं पुलिसिंग में, क्योंकि बहुत जिसको कहते हैं ठेठ पुलिस वाले थे, ग्राउंड की पुलिसिंग करते थे, टेलीफोन सर्विलांस इन सब से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। हालांकि उस समय मोबाइल फ़ोन आए भी नहीं थे, टेक्नोलॉजी पे वो कोई उनकी निर्भरता नहीं थी या उस पर कतई यकीन नहीं करते थे। जैसे ही जब घटना मत बोलिए साहब, देखिए मैं कह रहा था ना कि खेती बेटी नित्य गाय, देख लीजिए साहब नज़र नहीं रखी साहब, ये हो गया, मुकदमा लिखना पड़ा हमको, हम लोग परेशान होंगे साहब पूरा दिन, पहले मुकदमा लिखो, फिर कॉपी दो, फिर उसके बाद अधिकारियों के यहाँ लिफाफे में उस कॉपी को भेजो, फिर उसका बयान नोट करो, मौके पे जाओ, बिना बात के परेशान हो रहे हैं। घर वालों ने ठीक से देखा होता तो ऐसी बात न होती। और ज़्यादा गंभीर कोई घटना हो तो ये सुना देते थे कि जिम स्वतंत्र हुई बिगड़ई नारी, जहां आप नारी को स्वतंत्र करेंगे बिगड़ जाएगी। हालांकि मैं नारी स्वतंत्रता की कतई मुखालफत नहीं करता हूं, कभी नहीं की मैंने। और फिर कभी बहुत मौज में हो तो उन्होंने कहा साहब हमारी तरफ एक और कहावत है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जेकर बेटी अंदर उसका भाग सिकंदर, यानी जो अपनी बेटियों को, बहुओं को निगरानी में, अपने संरक्षण में, अपनी आंखों के सामने घर के भीतर रखता है, वही सिकंदर है। जेकर बेटी अंदर उसका भाग सिकंदर, उसका भाग्य सिकंदर के समान होता है, विजयी होता रहता है। ये मैं उसको मानता बहुत था, राय साहब को, बड़ी अकाल मृत्यु हुई उनकी। बहुत जानकार आदमी, फील्ड पुलिसिंग का आदमी, ठेठ पुलिसिंग का आदमी, मुखबिर बेस्ड पुलिसिंग का आदमी, और समाज की समझ रखने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का आदमी। हर छोटी बड़ी घटना के लिए उनके पास एक कहावत, एक मुहावरा रेडीमेड रहता था। तो जो मैंने ये 2-3 चीज़ें उनकी तरफ से बताई, ये उनके विचार हैं। लेकिन जब जब इस तरह के क्राइम हुए और उन्होंने अपने ये विचार व्यक्त किए तो ये विचार मुझे भी सही लगते थे। आप राय साहब की बात से असहमत हो सकते हैं, बिल्कुल असहमत हो सकते हैं, लेकिन क्राइम की दृष्टि से जरूर आप एक बार उसे देखें और आप बताएं कि आप इस पर क्या कहते हैं। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।